एवरीवन, वेलकम टू बीट द स्ट्रीट। आज हम बात करने वाले हैं इंडिया के सेकंड लार्जेस्ट म्यूचुअल फंड के बारे में, जिसका नाम है HDFC AMC। आप सभी को पता होगा। और फर्स्ट लार्जेस्ट म्यूचुअल फंड अगर मैं आपसे पूछूं इंडिया में कौन है, तो वो है SBI म्यूचुअल फंड। अब इस वीडियो में हम लोग उसका पूरा फंडामेंटल एनालिसिस करेंगे, इसकी वैल्यूएशन जानेंगे और कंपैरिजन भी करेंगे वैल्यूएशन के टर्म्स में। यहाँ पे बाकी दो लिस्टेड पेयर जो कि है UTI AMC और निप्पॉन म्यूचुअल फंड, कैसे कंपनी ने परफॉर्म किया, कैसे कंपनी का AUM है, कैसे कंपनी का बिजनेस है, फिनेंशियल्स क्या कहते हैं, मैनेजमेंट का आउटलुक क्या है और ओवरऑल इंडस्ट्री इनसाइट्स कैसे है। ये सारी चीज़ें इस पूरे डिटेल्ड वीडियो में हम लोग बताएंगे और आपको एंड में बताएंगे अगर आपको HDFC AMC में क्या करना है, बाय करे, सेल करे, होल्ड करे, शॉर्ट टर्म टारगेट क्या है, लॉन्ग टर्म टारगेट क्या है। ये सारी चीज़ें हम लोग इस वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे। वीडियो शुरू होने से पहले मैं आपको एक बहुत ही शानदार चीज़ बताना चाहूँगा। देखिए, ये एक मार्केट टिकर ऐप है जो हम लोग ने क्रिएट करी है। ये बीट द स्ट्रीट की मार्केट टिकर ऐप है। इसके अंदर 24/7 आवर्स यहाँ पे सभी तरह की स्टॉक मार्केट की खबरें यहाँ पे लगातार अपडेट होती रहती है। आप जैसे देखेंगे टाइटन के अभी रिजल्ट्स आए और जैसे ही रिजल्ट आते हैं यहाँ पे हम लोग पोस्ट कर देते हैं। केवल रिजल्ट ही नहीं बल्कि यहाँ पे सभी तरह की चीज़ें अपलोड हो जाती है। इवन अगर आप देखोगे तो हमारा एक जो इक्विटी रिपोर्ट का ग्रुप है वो यहाँ पे है, जिसमें हम लोग सारी तरह की इक्विटी रिपोर्ट्स वगैरह डाल देते हैं। सभी तरह की यहाँ पे जितनी भी बड़ी बड़ी ब्रोकरेज हाउसेस की रिपोर्ट्स वगैरह होती है वो यहाँ पे आप अपडेट हो जाती है। और वो सारी चीज़ें हम लोग ऑलरेडी हमारे मेन चैनल जिसका नाम है बीट द स्ट्रीट के चैनल में हम लोग यहाँ पे डाल देते हैं। अगर आपको ये ज्वाइन करना है तो आप जो लिंक इन डिस्क्रिप्शन दे रखा है उससे ज्वाइन कर सकते हैं, नहीं तो आप ये नाम टेलीग्राम पे सर्च करके हमारे चैनल को ज्वाइन करें और सभी तरह के अपडेट्स के लिए यहाँ पे आप आ सकते हैं। इसमें हम लोग इकोनॉमिक टाइम से लेके CNBC वगैरह सभी से यहाँ पे अपडेट्स ले लेते हैं। बात करते हैं हमारे HDFC AMC की। वीडियो थोड़ा बड़ा हो सकता है लेकिन आप एंड तक पूरा देखिएगा ताकि आपको समझ में आ पाए कि हमने कोई टारगेट या कोई इंसाइट दिया, क्या कोई ओपिनियन दिया, तो उसके पीछे बेसिस क्या है। काफ़ी यहाँ पे इंटरेस्टिंग चीज़ें देखेंगे। सबसे पहले इंडस्ट्री की बात करें तो यहाँ पे ओवरऑल जो अगर आप देखोगे तो यहाँ पे $32 ट्रिलियन की यहाँ पे इंडस्ट्री में यहाँ पे असेट्स है। अगर आप देखोगे $32 ट्रिलियन की यहाँ पे इंडस्ट्री असेट्स है और इसमें से जो इक्विटी का शेयर है वो 40% है। तो मतलब यहाँ पे म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री यहाँ पे टोटल 32 ट्रिलियन रुपीस की है। क्लोजिंग AUM अगर हम बात करें इंडिया में, अभी जो 31 मार्च का क्लोजिंग AUM था वो 31.4 था और 41% था। बिल्कुल लगभग वही से ये है। ये एवरेज डेटा है और ये यहाँ पे क्लोजिंग डेटा है। वहीं पे ईयरली नेट सेल्स मतलब कितने म्यूचुअल फंड बिके हैं, तो अगर आप देखोगे ये जो साल था ना, यहाँ पे इक्विटी में यहाँ पे आउटफ्लोज देखा गया है और इसलिए ये जो फिगर है ये ओवरऑल 627 बिलियन से यहाँ पे नेगेटिव है। तो यहाँ पे ये सारी एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी यहाँ पे HDFC AMC की पिछले टाइम अंडर परफॉर्मेंस करने की। बट अगर आप देखोगे तो लगातार अब 2 महीने से यहाँ पे इक्विटी के अंदर यहाँ पे इन्फ्लोज बढ़ गए हैं। वहीं पे क्वार्टरली नेट सेल्स देखोगे तो यहाँ पे जो 84 बिलियन है वो सबसे कम है Q4 के अंदर और ये पूरा ओवरऑल इंडस्ट्री के लिए बहुत पॉजिटिव इनसाइट है। ये सारी बातें हो गई हमारी इंडस्ट्री की। फिर अगर आप देखोगे इंडस्ट्रीज़ के फोलियो कितने, मतलब नंबर ऑफ फोलियो, जब भी आप SIP करते हैं तो फोलियो बनता है, तो यहाँ पे 97.3 मिलियन फोलियोज़ है। वहीं पर यहाँ पे फिर कैटेगरी वाइज दे रखा है और लोकेशन वाइज दे रखा है। लोकेशन वाइज में अगर आप देखोगे तो T30 यानी बड़ी सिटीज़ है और B30 यानी छोटी सिटीज़। वहीं पे अगर आप देखोगे यहाँ पे जो इंडिविजुअल इन्वेस्टर्स हैं उनने यहाँ पे कितना पैसा लगा रखा है, वो है यहाँ पे करीबन 54% यहाँ पे इंडिविजुअल लोगों ने पैसा लगा रखा है और बाकी जो 46% है वो इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर ने लगा रखा है। अब इंडिविजुअल ज़्यादा क्यों लगाते हैं, क्योंकि इंडिविजुअल ही म्यूचुअल फंड प्रेफर करते हैं और जो बड़े लोग होते हैं वो लोग क्या करते हैं, नॉर्मली डेब्ट फंड में पैसा लगाते हैं, बड़े बड़े कॉर्पोरेट हाउसेस। बाकी वो खुद के पोर्टफोलियो खुद मैनेज करना जानते हैं, इसलिए वो लोग नहीं करते हैं। वहीं पर अगर हम बात करें इक्विटी AUM वगैरह की, तो इक्विटी का यहाँ पे इंसाइट है, ये इंडिविजुअल है। अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे इंडिविजुअल अगर आप देखोगे एसेट क्लास के मुताबिक कैसा है, तो इक्विटी यहाँ पे 68% यहाँ पे इंडस्ट्री के अंदर यहाँ पे इक्विटी है। उसके बाद अगर आप यहाँ पे देखोगे 91% इक्विटी के अंदर यहाँ पे इंडिविजुअल लोग हैं। अब मैंने आपको जैसे बताया था कि वो लोग डेब्ट फंड में ज़्यादा इन्वेस्ट करते हैं, तो इसलिए आप देखोगे ना तो वो लोग इक्विटी में कम करते हैं। जो बड़े इन्वेस्टर होते हैं ना वो इक्विटी में इन्वेस्ट कम करते हैं म्यूचुअल फंड के थ्रू, बाकी वो लोग बहुत करते हैं। FII इंडिया के सबसे बड़े यहाँ पे इन्वेस्टर हैं और ये सारी चीज़ें हैं। फिर अगर हम बात करते हैं SIP फ्लोज वगैरह की, तो ओवरऑल फ्लोज यहाँ पे आप डेटा देख सकते हो। SIP का AUM कितना है, ओवरऑल इंडस्ट्री में 2 तरह के AUM होते हैं। तो यहाँ पे जो SIP का AUM है यहाँ पे वो करीबन 37.3 ट्रिलियन है और यहाँ पे नंबर ऑफ SIP अकाउंट जो हैं वो 4.3 मिलियन है और ये सारी चीज़ें हैं। वहीं पे HDFC AMC की परफॉर्मेंस देखते हैं। अगर आप HDFC AMC में देखोगे तो यहाँ पे जो टोटल अगर आप देखोगे 43% यहाँ पे असेट्स इनकी जो म्यूचुअल फंड की है वो इक्विटी की है और 57 यहाँ पे
नॉन इक्विटी में। अब मैं आपको एक बात बता देता हूँ, जितना ज़्यादा ये फंड होगा ना इक्विटी फंड, उतना ज़्यादा प्रॉफिटेबल है। क्यों? क्योंकि इक्विटी के अंदर जो एक्सपेंस रेशो होता है ना वो ज़्यादा होता है। और यहाँ पे अगर आप देखोगे तो अभी न्यूज़ में आपने सुना होगा इंडेक्स फंड और बहुत सारे लार्ज कैप मिड कैप फंड्स में यहाँ पे HDFC AMC के साथ साथ बहुत सारे म्यूचुअल फंड ने अपने एक्सपेंस रेशो बढ़ाए थे। तो कभी भी अगर आप बाजार में सुनते हैं ना कि एक्सपेंस रेशो बढ़ा दिया है तो उससे इन्वेस्टर को नुकसान होता है अगर आप म्यूचुअल फंड के हैं तो। बट अगर आप HDFC AMC के शेयर होल्डर है तो आपको प्रॉफिट होगा, क्योंकि कंपनी का यहाँ पे रेवेन्यू बढ़ेगा। तो क्या है कि इक्विटी में यहाँ पे एक्सपेंस रेशो हाई होता है और नॉन इक्विटी यानी जो डेब्ट फंड्स वगैरह होते हैं उनमें यहाँ पे एक्सपेंस रेशो कम होता है। अगर आप देखोगे इनके टोटल 53 लाख यहाँ पे यूनिक कस्टमर है, 9 लाख इनके लाइव अकाउंट है, 27 ब्रांचेज है, 97% यहाँ पे इंडिया के लोकेशंस पे इनकी प्रेजेंस है, 2361 बिलियन यहाँ पे इंडिविजुअल यहाँ पे एसेट्स है, 1250 एम्प्लॉयज़ है, 65,000 डिस्ट्रीब्यूशन पार्टनर है और 97 बिलियन रुपीज़ का यहाँ पे इनका PMS और SMA का AUM है। तो ये सारी पूरे इसकी बात हो गई HDFC AMC की। वहीं पर अगर आप टोटल AUM और यहाँ पे देखोगे तो इनका मार्केट शेयर में कैसे इंप्रूवमेंट आया वो भी आप देखते हैं। अगर आप देखोगे तो HDFC AMC का टोटल AUM यहाँ पे क्वार्टरली बेसिस पे 12% बढ़ा है और क्लोजिंग बेसिस पे अगर आप मार्च 20 से देखोगे तो 24% से बढ़ा है। बट वहीं पे एक गौर करने वाली बात यह है कि दिसंबर 20 से इनका वापस AUM कम हो गया है। इसके पीछे रीज़न क्या हो सकता है कि अभी देखिए वापस जो बाज़ार में रैली वगैरह चालू हुई थी दिसंबर के बाद से थोड़ी बहुत, अगर आप देखोगे जनवरी से मार्च के बीच में जो रैली आई थी बाज़ार में वो काफ़ी तेज़ थी। तो यहाँ पे एक बात हमेशा ध्यान रखिएगा कि म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट तब होता है जब यहाँ पे बाजार नेगेटिव टर्न हो जाते हैं, क्योंकि क्या होता है लोग बाग फिर इक्विटी से डरने लग जाते हैं और अपना पैसा वापस म्यूचुअल फंड में डालने लग जाते हैं। और यही सबसे बड़ा रीज़न था कि इंडिया में सब ज़्यादा से ज़्यादा इक्विटी आउटफ्लो क्यों हो रहा था। क्यों? क्योंकि सबको लग रहा था हम म्यूचुअल फंड से पैसा निकाल के हम स्टॉक्स में लगा देते हैं, क्योंकि स्टॉक्स में रिटर्न ज़्यादा है और इसलिए लोग बाग यहाँ पे अपना म्यूचुअल फंड में कोई इन्वेस्ट नहीं करना चाहता। पर जैसे कि क्या हो गया, अभी वापस बाजार थोड़ा वॉलेटिलिटी हो गई है, अभी एकदम से बढ़ नहीं रहा है बहुत टाइम से। यहाँ पे अगर आप देखोगे बाजार एकदम अपने लेवल पे, तो इसलिए अब लोग बाग क्या सोच रहे हैं कि जो भी उनके पास एक्सेस फंड है वगैरह आता है तो म्यूचुअल फंड में ही लगा देते हैं, वो रिस्क नहीं लेना चाह रहे। पहले क्या था, जो जनवरी से दिसंबर, अगर आप अप्रैल से दिसंबर तक का बाजार देखोगे ना तो वो वन साइड चला था, एक साथ यहाँ पे बुल रन आया था। बट अभी जनवरी से मार्च में इतना ज़्यादा यहाँ पे प्रॉब्लम आ गया है कि यहाँ पे बहुत उतार चढ़ाव आ रहे हैं। वहीं पर मार्केट शेयर की बात करें तो इनका मार्केट शेयर कम हुआ है। आप देखोगे तो पहले 13.7 था, फिर यहाँ पे बंद कम होकर यहाँ पे 13.1 हुआ और अब 12.9 हो गया, जो एक सोचने वाली बात है। क्लोजिंग AUM के बेसिस पे अगर हम देखते हैं तो यहाँ पे 14.3, फिर ये कम होता है 13.1, फिर और कम होता है 12.6। तो ये सारी चीज़ें हैं। तो अभी यहाँ पे ये एक इनके लिए नेगेटिव खबर है। और दूसरी एक नेगेटिव क्या थी कि इनका इक्विटी यहाँ पे कम है, ठीक है, इक्विटी पोर्टफोलियो कम है। उसी के अलावा एक्सक्लूडिंग म्यूचुअल ETFs वगैरह यहाँ पे दे रखा है। हम लोग ने जो अभी बात करी वो ETFs के साथ था। अगर आप ETFs के बिना देखते हैं तो भी यहाँ पे इनकी जो परफॉर्मेंस है वो नेगेटिव रही है और यहाँ पे ये प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन है, ये इनके लिए नेगेटिव खबर है। उसी के अलावा अभी आप यहाँ पे देख सकते हैं इक्विटी म्यूचुअल फंड के अंदर इनका AUM वगैरह कैसा है और यहाँ पे मार्केट शेयर कैसा है। तो यहाँ पे इक्विटी के अंदर बहुत ज़्यादा आप देखोगे तो 15.2 से 13.3 आ गया। तो इक्विटी के अंदर भी यहाँ पे प्रॉब्लम है। हम लोग ने अभी 3 तरीके से देख लिया है। फिर डेप्ट के अंदर आप देखते हो तो यहाँ पे डेप्ट के अंदर ज़रूर बढ़ा है इनका मार्केट शेयर, तो जो एक अच्छी बात है। और वहीं पर डेप्ट में अगर आप देखोगे तो यहाँ पे 39% का इंक्रीज देखने को मिला और ओवरऑल यहाँ पे 46% क्लोजिंग बेसिस पे देखने को मिला है। क्योंकि क्या हुआ है ना कि फ्रैंकलिन टेम्पल्टन के बाद क्या हुआ था और फिर जैसे ही अभी यहाँ पे बाजार में नॉर्मल सी आई और जैसे ही मार्केट खुलने लगा तो लोगों को लगा हम लोग क्या करते हैं, अगर हमें इक्विटी में लगाना है पैसा तो हम लोग सीधा स्टॉक मार्केट में लगाएंगे, बट हमें अगर थोड़ा बहुत FD वगैरह या फिर मतलब डेप्ट वगैरह में लगाना है तो हम लोग म्यूचुअल फंड में लगाएंगे। तो पिछले साल यहाँ पे इक्विटी से आउटफ्लो देखा गया था म्यूचुअल फंड में और यहाँ पे डेप्ट से इनफ्लो देखे गए थे। तो ये सारी चीज़ें थी। इसलिए अगर आप देखोगे ना तो ईयरली जो डेप्ट की सेल्स है वो यहाँ पे बहुत हाई थी। जैसे कि यहाँ पे अगर आप देखोगे ना, ये देखो ये डेप्ट की सेल्स आप देख सकते हैं बहुत ज़्यादा हाई थी। और फ्रैंकलिन टेम्पल्टन जब हुआ था तो उसके कारण थोड़ा बहुत डेप्ट ने यहाँ पे प्रॉब्लम हुई थी, बट ओवरऑल अभी पूरा डेप्ट मार्केट रिकवर हो चुका है। अब अगर हम बात करते हैं सेगमेंट वाइज, यहाँ पे इंडस्ट्री सेगमेंट वाइज अगर आप देखोगे तो ये ओवरऑल यहाँ पे सारी सिचुएशन है। यहाँ पे मार्च 21 में यहाँ पे लिक्विड में कितना पैसा है और अगर आप देखोगे ना तो ओवरऑल म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री में 41% यहाँ पे इक्विटी में लगा हुआ है और यहाँ पे इंडस्ट्री स्टैंडर्ड से कम नहीं है बल्कि इंडस्ट्री स्टैंडर्ड से ज़्यादा है। यहाँ पे HDFC AMC का 41% इक्विटी में है और ओवरऑल इंडस्ट्री का 40% ही है, तो ये एक अच्छी चीज़ है। वहीं पर अगर हम देखें ओवरऑल क्लोजिंग बेसिस पे 43% और उनका 41 है, ये सारी चीज़ें हैं तो आप इससे कंपेयर कर सकते हैं। वहीं पर अगर आप डेप्ट में देखें तो इनका 30.5 है HDFC AMC का और यहाँ पे इनका 33 है। और लिक्विड फंड में इनका कम स्टेक है क्योंकि लिक्विड फंड में SBI वगैरह के जो फंड्स हैं वो ज़्यादा चलते हैं। वहीं पे
इंडिविजुअल अगर आप देखोगे नंबर ऑफ अकाउंट्स में, वो यहाँ पे 5% से कम हुए हैं वाई ऑन वाई बेसिस पे और क्यू ऑन क्यू बेसिस पे भी। उसके अलावा यहाँ पे जो इंडिविजुअल का मंथली AUM है वो भी यहाँ पे कम हुआ है। तो यहाँ पे ये सारी चीज़ें हैं। वहीं पे अगर आप देखोगे तो 57% यहाँ पे इसके अंदर यहाँ पे HDFC के अंदर यहाँ पे म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टर्स हैं जो इंडिविजुअल है। और अगर आप देखोगे ओवरऑल इंडस्ट्री के अंदर 53% है। अभी यहाँ पे एक मैं अच्छी बात बताऊंगा कि देखो, जितने ज़्यादा इंडिविजुअल्स होते हैं ना उतना ज़्यादा प्रॉफिटेबल होता है। इसके पीछे रीज़न क्या है, अगर आप देखेंगे तो बहुत सारे एक्सिस के जो ब्लू चिप फंड है, अगर आप एक्सिस ब्लू चिप फंड वो बहुत ज़्यादा चलता है। फिर टाटा डिजिटल फंड अगर आपने देखा हो तो बहुत ज़्यादा चलता है। फिर अभी एक पराग पारिक चल रहा है। तो जितने ज़्यादा इंडिविजुअल लगते हैं ना तो ऑटोमेटिकली ब्रांडिंग होती है। क्योंकि अगर मैंने पैसा लगाया, मैं आपको बताता हूँ, अगर मैंने इस फंड में लगाया, तो इंडिविजुअल जितना ज़्यादा लगाएंगे ना उतना ज़्यादा कंपनी का बिजनेस बढ़ेगा। ये सारी चीज़ें थी। इंडिविजुअल मार्केट शेयर आप देख सकते हैं, ओवरऑल ये पूरा इंडस्ट्री का इंसाइट है। तो ये सारी चीज़ें हैं। यहाँ पे अगर आप देखोगे सभी AUM का अगर आप देखना चाहते हैं तो ICICI प्रूडेंशियल फंड, फिर SBI और 13.7 पे यहाँ पे HDFC AMC है। तो उसी के अलावा ये इंडिविजुअल इन्वेस्टर्स के बारे में बता रहा हूँ। और ओवरऑल में अगर आपको बताऊँ तो यहाँ पे सबसे ज़्यादा जो सबसे बड़ा म्यूचुअल फंड है वो SBI है, उसके बाद यहाँ पे HDFC आता है, फिर यूनिक इन्वेस्टर्स इनके सबसे ज़्यादा हैं। और ओवरऑल इंडस्ट्री से अगर आप कंपेयर करते हैं तो यहाँ पे 23% इनके यूनिक इन्वेस्टर्स हैं। वहीं पे अगर हम देखें SIP से यहाँ पे टोटल ट्रांजैक्शंस वगैरह कितने हुए हैं तो ये आपका डेटा है। और फिर लॉन्ग टेन्योर SIP बुक वगैरह कितने हैं, जो पिछले 10 साल से यहाँ पे SIP कर रहे हैं, वो यहाँ पे 73% लोग यहाँ पे 10 साल से SIP कर रहे हैं और 84% यहाँ पे पिछले 5 साल से कर रहे हैं। वहीं पे यहाँ पे जो नए इन्वेस्टर्स हैं वो बाकी के ये 16% के लोग हैं। SIP का AUM 567 बिलियन का है। और ये जो लोग हैं ना, अब ये जो 5 साल 10 साल से आधा से SIP कर रहे हैं ना, वो HDFC के साथ ही रहेंगे। जो 5 साल में कहीं नहीं गया ना, वो 10 साल क्या अगले 50 साल तक कहीं नहीं जाएगा। तो ये इनके ट्रस्टेड कस्टमर है। तो ट्रस्टेड कस्टमर बहुत ज़्यादा है, वो अच्छी बात है। ओवरऑल यहाँ पे जो स्कीम्स है अगर आप देखोगे, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि मार्च 21 में यहाँ पे स्थिति सुधर गई थी म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री की, तो यहाँ पे एक आपको अपसाइड चार्ट दिखेगा। ओवरऑल यहाँ पे जो इनका डिस्ट्रीब्यूशन चैनल है, आप ये डिस्ट्रीब्यूशन वगैरह कैसे करते हैं तो आप यहाँ पे देख सकते हैं। तो यहाँ पे थोड़ा बहुत यहाँ पे HDFC बैंक से सबसे ज़्यादा बिजनेस मिलता है इनको, फिर बाकी दूसरे बैंक से मिलता है, फिर म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर से मिलता है, फिर डायरेक्ट म्यूचुअल फंड और नेशनल डिस्ट्रीब्यूटर से। तो यहाँ पे डायरेक्ट म्यूचुअल फंड सबसे ज़्यादा क्यों है? डायरेक्ट म्यूचुअल फंड में कौन आते हैं? कॉइन, पेटीएम मनी वगैरह को छोड़ के अगर आप देखोगे तो इनकी खुद की साइट से जब आप पैसा लगाते हो तो डायरेक्ट म्यूचुअल फंड में आते हैं। उसी के अलावा इक्विटी का यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन चैनल है जो हमें ज़्यादा कुछ देखना नहीं है। जोग्राफिक मैंने आपको बताया था कि ये लोग क्या है, सेकंड प्लेयर है B30 सिटीज़ में। B30 सिटीज़ मतलब जो छोटी सिटीज़ होती हैं, और T30 के अंदर इनका यहाँ पे जो टोटल AUM है ये आप देख सकते हैं। स्ट्रॉन्ग डिजिटल प्रेजेंस है इनकी। ओवरऑल इनके जो ट्रांजैक्शन है वो सारे लगभग डिजिटल होते हैं। तो अगर आप देखोगे FY21 में 82% ट्रांजैक्शन डिजिटल थे और ये सारी चीज़ें अब डिजिटल हो गई है। उसी के अलावा कंपनी ने बहुत सारे डिजिटल इनिशिएटिव्स वगैरह लिए थे जो आप यहाँ पे स्क्रीन पे देख सकते हैं। फिनेंशियल्स की बात करेंगे अब वापस से, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक हो गया हमारे लिए। अब देखिए यहाँ पे जो इनकम अगर आप देख रहे हो तो यहाँ पे अभी है 22,000 मिलियन, जो पिछले साल से कम हुई है, पिछले साल से 3% से बढ़ी है। बट यहाँ पे अगर आप रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस देखोगे ना तो 8% से कम हुआ है। अदर इनकम मतलब क्या हुआ, जो कंपनी की दूसरी इनकम होती है यानी इन्वेस्टमेंट वगैरह से जो सेल्स वगैरह होती है वो यहाँ पे है। तो ओवरऑल जो मेन ऑपरेशंस है, जो मेन काम है, उसमें 8% की गिरावट देखने को मिली है। वहीं पे यहाँ पे अगर हम बात करते हैं प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की, तो ऑब्वियसली यहाँ पे प्रॉफिट आफ्टर टैक्स कंपनी का बढ़ा है 5% से। बट यहाँ पे जो ओवरऑल अगर आप देखोगे ना तो 5% का किसी का अगर आज इंडिया में इंडिया की कॉर्पोरेट इंडस्ट्री में किसी का बढ़ता है तो कोई खास मैटर नहीं करता। कितनी बड़ी बड़ी कंपनी है, अगर आप फार्मा और इनमें देखोगे केमिकल में, तो उनके तो 200-100% से बढ़ते हैं, तो उस कंपेरिजन में बहुत कम है। तो इसलिए ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है पूरी AMC इंडस्ट्री के लिए। और उसके बाद यहाँ पे अगर आपको पता हो ना तो थोड़े टाइम पहले सेबी ने है ना इनके सभी के एक्सपेंसेस पे वो रोक कैप लगाई थी, एक्सपेंस रेशो पे, तो उसके कारण यहाँ पे बहुत ज़्यादा इंपैक्ट आ गया है। वहीं पे ओवरऑल यहाँ पे जो इनकम हाइलाइट्स यहाँ पे दी है कंपनी ने, जो हम लोग ऑलरेडी डिस्कस चुके हैं। और यहाँ पे म्यूटेड बिजनेस एनवायरनमेंट था, यहाँ पे कंपनी ने बोला है लेड बाय प्राइमरी डेवलपमेंट इन ऑफिस मेंटेनेंस एंड ट्रैवल एक्सपेंसेस, और यहाँ पे ये सारी चीज़ें हैं। उसके अलावा अभी अगर हम देखेंगे तो यहाँ पे अब बैलेंस शीट और यहाँ पे क्वार्टरली अर्निंग्स अगर हम देखते हैं तो क्वार्टरली अर्निंग्स को अगर आप Q4 और पिछले साल से कंपेयर करते हैं तो 21% की ग्रोथ है। और इसका यहाँ पे जो अभी रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन है वो भी पॉजिटिव है। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की बात करें तो 28% से बढ़ा है, जो कि अच्छी बात है। और ये सारी चीज़ें हैं। अगर हम यहाँ पे ऑपरेटिंग प्रॉफिट देखते हैं तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट यहाँ पे लगभग यहाँ पे करीबन 6% से बढ़ा है, जो कि 3802 मिलियन है। तो ये सारी चीज़ें थी और काफ़ी अच्छे यहाँ पे रिजल्ट्स रहे हैं अगर आप देखेंगे तो।
उसी के अलावा सीक्वेंशियल बात करें तो सीक्वेंशियली कंपनी ने बेकार परफॉर्म किया है। यहाँ पे यही प्रॉब्लम है यहाँ पे एचडीएफसी एएमसी के साथ। अब बेकार क्यों परफॉर्म किया है, इसके पीछे मेन रीजन है कंपनी की जो अदर इनकम थी ना वो 62% से कम हो गई। जैसे कि मैंने बोला इस क्वार्टर में हम लोग ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया है ओवरऑल इंडस्ट्री लेवल पे, तो इसलिए आप देखोगे तो 4% की यहाँ पे तेजी है रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस में, जो कंपनी का मेन बिजनेस है। और इसीलिए ये जो 62% के फॉल के कारण यहाँ पे 14% आपको प्रॉफिट आफ्टर टैक्स कम होता हुआ दिखाई दिया। तो ये एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम हो गया, क्योंकि कंपनी के कुछ इन्वेस्टमेंट वगैरह में लॉस हो गया होगा, तो उस तरह के कुछ एक्सपेंसेस होंगे, तो ये सारी चीज़ें हैं। वहीं पे अब अगर आप यहाँ पे और थोड़ी बहुत चीज़ों की बात करते हैं तो हम लोग बैलेंस शीट वगैरह भी देख लेंगे। ऑपरेटिंग मार्जिन की अगर बात करते हैं तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ऑपरेटिंग मार्जिन कंपनी का करीबन 36% रहा है, और जो यहाँ पे पिछले साल से यहाँ पे कम हुआ है। तो ओवरऑल आप यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें देख रहे होंगे कि यहाँ पे पिछले साल से कम हो रही है, क्योंकि FY21 में इक्विटी के अंदर आउटफ्लो नहीं हो रहा था, और यहाँ पे अगर पिछले 2 महीने का डेटा देखें तो यहाँ पे ओवरऑल यहाँ पे आउटफ्लो हो रहा था। अगर आप यहाँ पे देखना चाहते हैं कि यहाँ पे HDFC का यहाँ पे नेटवर्थ कितना है, तो इन दो का अगर आप टोटल लगाओगे, अगर आप इन दो का टोटल लगाओगे 46,000 मिलियन प्लस यहाँ पे 1,000 मिलियन का, तो यहाँ पे अभी आपको करीबन जो डेटा आएगा वो करीबन 47,700 मिलियन का आएगा। फिर हम इसको जब मार्केट कैप से डिवाइड करेंगे, मिलियंस में है ये, तो करीबन 4,700 करोड़ है। तो यहाँ पे अगर आप इसको मिलियन को जब आप मार्केट कैप से डिवाइड करते हैं तो यहाँ पे आपको प्राइस टू बुक रेशो आ जाएगा। तो ये ऐसे कैलकुलेट किया जाता है प्राइस टू बुक रेशो। फिर ब्रेकअप ऑफ इन्वेस्टमेंट है, कंपनी के टोटल इन्वेस्टमेंट वगैरह कहाँ पे है, और इवन अगर आप देखोगे म्यूचुअल फंड के इन्वेस्टमेंट कहाँ पे, ये कंपनी के खुद का इन्वेस्टमेंट है। अगर आप जैसे कि मैंने बताया कि सभी कॉर्पोरेट बड़े बड़े जो कॉर्पोरेट होते हैं वो डेब्ट फंड या फिर लिक्विड फंड में लगाते हैं, तो यहाँ पे अगर आप देखोगे ना तो सबसे ज़्यादा डिबेंचर में यहाँ पे कंपनी ने इन्वेस्ट किया है और म्यूचुअल फंड्स के थ्रू किया है। अगर आप म्यूचुअल फंड्स में भी देखोगे तो यहाँ पे जो डेप्ट और यहाँ पे जो आर्बिट्राज फंड्स होते हैं उसमें कंपनी ने इन्वेस्ट किया। ये एचडीएफसी का खुद का इन्वेस्टमेंट है, ना कि यहाँ पे किसी और का इन्वेस्टमेंट है, ठीक है। फिर अगर आप रिटर्न ऑन इक्विटी और डिविडेंड पर शेयर वगैरह देखते हैं तो यहाँ पे जो FY21 के लिए कंपनी ने 34 रुपये का डिविडेंड अनाउंस किया है, जो यहाँ पे 16 जुलाई को करीबन इनकी बोर्ड मीटिंग है, बोर्ड मीटिंग नहीं सॉरी यहाँ पे AGM है, जिसके 30 दिन के अंदर यहाँ पे डिविडेंड दिया जाएगा। और मैं आप हमेशा बोलता आया हूँ कि डिविडेंड के लिए कभी भी अपने को स्टॉक नहीं खरीदना होता है, क्योंकि वो यहाँ पे एक्स डिविडेंड हो जाता है, तो केवल डिविडेंड के लिए स्टॉक को नहीं खरीदें। रिटर्न ऑन इक्विटी अगर आप देखोगे तो यहाँ पे डिक्रीज हुआ है। अगर आप देखोगे पिछले 5 साल में तो यहाँ पे प्रॉब्लमेटिक रहा है, और अगर पिछले साल से कंपेयर करते तो सीधा 5% से कम हो गया। तो ये सारी प्रॉब्लम थी, जिसका मेन रीजन था यहाँ पे जो कंपनी का इक्विटी AUM कम होना। फिर अगर आप लॉन्ग टर्म ट्रेंड्स देखते हो, टोटल AUM वगैरह, ये बहुत अच्छा डेटा है। जैसे कि मैंने बताया कि नेटवर्थ मैंने कैलकुलेट करी थी, अभी यहाँ पे कंपनी ने करके दिए 47,000 इनकी नेटवर्थ है। बाकी यहाँ पे सारी चीज़ें आपको देख सकते हो कैसे कंपनी का AUM बड़ा है। अगर आप देखोगे ओवरऑल AUM और एक्टिव इक्विटी के अंदर जो AUM है, जो मैंने आपको बताया था, यहाँ पे अगर आप देखोगे तो ये अब AUM बन गया है। तो जैसे कि अपन ने देखा इक्विटी के अंदर भी यहाँ पे AUM है। SIP ट्रांजैक्शंस वगैरह इस साल कम रहे, जैसे कि आप यहाँ पे स्क्रीन पे देख सकते हैं। फिर यहाँ पे अगर आप देखोगे तो नंबर ऑफ जो यूनिक इन्वेस्टर्स है 5.3 है, जो पिछले साल से कम हुए थे। ये सभी डेटा का समरी है जो आप यहाँ पे पिछले 5 साल के लिए देख सकते हैं। तो ये कंपनी का था। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पे 5,502 मिलियन था, और अब यहाँ पे जो बढ़ के 13,000 मिलियन हो गया है। तो ये सारी चीज़ें हैं। तो ओवरऑल कंपनी ने यहाँ पे अच्छा परफॉर्म किया है। अब यहाँ पे अगर हमको थोड़ी बहुत और डिटेल इंसाइट चाहिए, जैसे कि कंपनी का यहाँ पे नेटवर्थ और PE रेशो वगैरह निकालने के लिए, तो अभी अगर आप देखोगे तो यहाँ पे 2900 रुपये करीबन कुछ भाव है इनका। और यहाँ पे हम सबसे पहले PE रेशो कैलकुलेट करने की बात करते हैं तो यहाँ पे ये है कंपनी के ऑडिटेड फिनेंशियल रिजल्ट्स। तो यहाँ पे जो PE अपना 62 रुपीज़ का PE आता है। अगर हम देख लेते हैं यहाँ पे कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट है तो उसको भी एक बार देख लेंगे। 62 रुपीज़ का कंपनी का PE है, और इसका अभी जो भाव चल रहा है अगर आप देखोगे तो करीबन 2900 के हिसाब से अगर अपन पकड़े तो ये थोड़ा महंगा साबित होगा। 2900 का भाव चल रहा है डिवाइड बाय 62, तो यहाँ पे 46 के PE पे अपन लोग ट्रेड कर रहे हैं। वहीं पर अगर आप देखोगे इसका प्राइस टू बुक रेशो, तो यहाँ पे स्क्रीनर पे हम लोग जाएंगे तो हमने को फटाफट मिल जाएगा। बट अगर हम लोग अभी HDFC AMC के BSE साइट पर जाके ही देख लेते हैं और कैलकुलेट आपको करके ही बता देते हैं कि कितना है। तो लगभग इनका है 4,700 करोड़ का इनका नेटवर्थ था, और उसके अगेंस्ट में यहाँ पे जो मार्केट कैप है 59,000 करोड़ है। तो लगभग जो ये PB बैठेगा वो यहाँ पे 12.44 बैठेगा। तो ये सारी चीज़ें थी। अगर आप देखोगे तो ओवरऑल यहाँ पे जो ये स्टॉक है ये महंगा है। अभी अपन ने PE देखा तो अपन ने तो 2900 रुपये के हिसाब से निकाला था, अभी यहाँ पे भाव 2790 चल रहा है। देखिए मुझे भाव इसलिए नहीं पता है, मैं आपको सीरियसली बताता हूँ, मैं इस कंपनी के स्टॉक पे बहुत ज़्यादा बुलिश हूँ। ये मेरा वन ऑफ द फेवरेट स्टॉक है। इसके बाद जो अगर मैं पसंद करता हूँ वो SBI कार्ड को पसंद करता हूँ।
ये दो स्टॉक बहुत तेज़ी से भागने वाले स्टॉक है। मैं मानता हूँ FY21 में अगर आप देखोगे तो कंपनी ने कुछ खास परफॉर्म नहीं किया है। यहाँ पे अगर 52 वीक हाई लो भी देखते हो तो यहाँ पे कुछ ज़्यादा अच्छी खासी परफॉर्मेंस नहीं है वर्सेस अगर आप ओवरऑल इक्विटी का यहाँ पे देखते हो तो। बट यहाँ पे ये एक ऐसा कंपनी है ना, ये HDFC की एक ऐसी कंपनी है जिसने अंडर परफॉर्म किया है। बट यहाँ पे HDFC की ग्रुप की कंपनीज कभी भी अंडर परफॉर्म नहीं करती है, ये आपको समझ लेना चाहिए। ओवरऑल इंडस्ट्री ही प्रॉब्लमेटिक थी, इक्विटी में यहाँ पे कम हुआ था, अभी यहाँ पे वापस रिबाउंड हुआ है। तो यहाँ पे मेरी क्या राय रहेगी, इस भाव पे खरीदना बिल्कुल बनता है। आप इसको बाय ऑन डिप्स वाला शेयर ले लो। अगर आपको किसी को शॉर्ट टर्म ट्रेड लेना है ना तो 2790 का भाव चल रहा है, 100 रुपये के ऊपर निकाल देना, कोई टेंशन नहीं है। इस भाव में बिल्कुल आप दिल खोल के लीजिए, और अगर इससे कम भी जाता है तो लीजिए, और इसको आप एक्यूमुलेट करते रहिए और 5 साल के लिए रखिए। आपको ऐसी वेल्थ क्रिएट करके देगा जो आप सोच भी नहीं सकेंगे, क्योंकि आने वाले टाइम में म्यूचुअल फंड का इन्वेस्टमेंट तो बढ़ेगा ही, और अगर म्यूचुअल फंड का इन्वेस्टमेंट बढ़ता है ओवरऑल यहाँ पे HDFC को भी फायदा होगा। यहाँ पे HDFC के लिए अगर एक और बात अगर आप देखोगे तो यहाँ पे कंपनी के जो अभी मैनेजमेंट में बहुत बड़ा चेंज आया है। नवनीत मुनोत अभी आ गए हैं जो SBI के पहले CEO थे, तो अभी उनके आने से यहाँ पे एक बहुत बड़ा फायदा भी होगा। बट पहले जो मिलिंद बारवे थे वो भी बहुत अच्छे थे, तो उनके जाने से नुकसान भी हुआ है। तो ओवरऑल यहाँ पे बात, वो दोनों ही बहुत बड़े जाइंट्स हैं इंडस्ट्री के, तो एक चला गया एक आ गया, तो ओवरऑल यहाँ पे कोई इंपैक्ट नहीं है। बट नवनीत मुनोत का बहुत बड़ा नाम है क्योंकि वो SBI में थे, तो SBI सबसे बड़ा म्यूचुअल फंड है, उनके MD अगर यहाँ पे आके काम कर रहे हैं तो वो बहुत बढ़िया बात है। अगर आप मुझसे पूछते हैं कि हमारा 1 साल का टारगेट क्या है, तो मैं आपको बोलूँगा 3300 रुपये तक के आप टारगेट अगले 1 साल में आप देख सकते हैं। सबसे बड़ा यहाँ पे जो रेजिस्टेंस लेवल है वो यहाँ पे 3000 है। अगर यहाँ पे 3000 क्रॉस करता है तो फिर जो नेक्स्ट रेजिस्टेंस लेवल होगा ना वो 3200 के लगभग बनेगा, जो कि यहाँ पे अगर आप देखोगे तो लगभग 52 वीक के हाई है। और अगर ये 3300 रुपये जो ओवरऑल 52 वीक को क्रॉस करता है तो फिर यहाँ पे सीधा जो टारगेट अगर आपको देखने को मिलेगा 4000 मिलेगा। अब यहाँ पे कुछ की इंडस्ट्री इंसाइट्स हैं जो मैं आपको बता देता हूँ। जब भी आप यहाँ पे कभी भी इस स्टॉक को लेते हैं तो आपको हर बार क्या देखना है मैं आपको बता देता हूँ। मंथली AUM का डेटा देखना है, जो यहाँ पे आपको AMFI की साइट पे मिल जाएगा, नहीं तो आप हमारे चैनल पे यहाँ पे आके देख सकते हैं। आप ये हमेशा ये बात ध्यान रखिएगा कि जब भी यहाँ पे डेटा आता है, यहाँ पे कंपनी का जो AUM का डेटा आता है, जो AMFI हर महीने निकालता है, तो उसमें आपने को ये देखना है कि इक्विटी के अंदर इन्फ्लो हुआ है या नहीं हुआ है। अगर हुआ है तो पिछले साल से या पिछले महीने से कैसा हुआ है। तो अगर आप देखोगे तो लगभग जो इक्विटी इन्फ्लोज है अभी 2 महीने से तो पॉजिटिव आ रहे हैं, बट अगर कभी भी नेगेटिव आता है ना तो ये इसका स्टॉक को तोड़ेगा। तो ये सारी चीज़ें हैं। बट अगर आप यहाँ पे कंपेयर करते हो इसको बाकी दो जो पीयर्स हैं उनसे, चलिए अगर आप यहाँ पे देखते हो तो UTI AMC का जो PE है 22 का है, ठीक है। उनका यहाँ पे PB नहीं दे रखा है क्योंकि उनका PB का पता नहीं डेटा क्यों नहीं है, बट यहाँ पे नेटवर्थ है। और यहाँ पे अगर आप देखोगे तो PE रेशो जो बैठेगा यहाँ पे 8000 करोड़ को अगर आप यहाँ पे 2500 करोड़ से डिवाइड करोगे तो लगभग 3 से थोड़ा ज़्यादा बैठेगा। बट अगर आप PE यहाँ पे देखोगे तो HDFC का 46 था और इनका यहाँ पे 22 है, और उनका प्राइस टू बुक रेशो कितना था 10 था, और इनका कितना बैठेगा यहाँ पे 3 बैठेगा। वहीं पर अगर हम कंपेयर करें निप्पॉन म्यूचुअल फंड से, निप्पॉन म्यूचुअल फंड भी यहाँ पे थोड़ा सस्ता शेयर है। यहाँ पे अगर आप देखोगे तो उसका PE 30 का है, अपना HDFC का 46 का था। बट यहाँ पे जो एक और चीज़ है, इनका जो प्राइस टू बुक रेशो है वो भी इनका यहाँ पे ज़्यादा नहीं है। तो कुल मिला के HDFC AMC सबसे महंगा शेयर है। अब इसके पीछे क्या रीज़न हो सकता है मैं आपको बताता हूँ। पहली बात तो ये, एक तो ये यहाँ पे सेकंड लार्जेस्ट म्यूचुअल फंड कंपनी है, तो आप इसको बाकी दो से कंपेयर नहीं कर सकते क्योंकि थोड़ा बहुत यहाँ पे प्रीमियम चलेगा। और पहली बात यहाँ पे अगर आप देखोगे तो ये HDFC ग्रुप की कंपनी है, तो यहाँ पे उसका थोड़ा बहुत प्रीमियम रहता है क्योंकि HDFC की जो कंपनीज होती है वो हमेशा आउट परफॉर्म करती है बाजार में, और वो कॉर्पोरेट गवर्नेंस में काफ़ी अच्छी होती है। कभी भी उसमें आपको कभी भी किसी भी तरह की प्रॉब्लम देखने को नहीं मिलेगी, अनलेस एंड अनटिल बहुत बड़ा इशू होता है तो ठीक है। बट अगर आप HDFC बैंक से देखें तो वो इतने बड़े हैं कि उनको कोई भी मतलब पछाड़ नहीं सकता, और वैसे ही HDFC AMC है। तो ये सारी चीज़ें थी। ओवरऑल हम सबसे ज़्यादा बोले HDFC AMC पे, भले उसका स्टॉक वैल्यू सबसे ज़्यादा तेज़ी, अगर सबसे महंगा ही क्यों नहीं है, बट उसके बाद अगर आप पूछते तो निप्पॉन म्यूचुअल फंड में है। फिर अब हम बात करेंगे UTI AMC की। इन दो के भी हम लोग वीडियो लेके आएंगे, और संडे को हम लोग इन तीनों का यहाँ पे करेंगे एकदम डिटेल्ड एनालिसिस, और करेंगे तीनों का साथ में कंपैरिजन। अगर आप वो देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं। आज हम लोग ने एक ऑक्सीजन पे वीडियो बनाया था और स्टील प्राइजेस और केमिकल पे वीडियो बनाया है। अगर आपने नहीं देखा है तो, और क्योंकि ये दोनों कंपनी केमिकल और ऑक्सीजन और स्टील, ये 3 ऐसी कंपनियां हैं जो अभी बहुत चल रही हैं और इन सभी के स्टॉक्स में तेज़ी आ रही है। तो हमने ओवरऑल इंडस्ट्रियल इंसाइट किया है और पूरा एनालिसिस किया है। यहाँ पे जो आज अगर आप देखोगे तो स्टील कंपनीज में जैसे टाटा BSL का शेयर 10% से भी ज़्यादा भागा है, तो वो सारी चीज़ें उनके पीछे रीज़न वगैरह बताएं। और बाकी सारे तरह के यहाँ पे Q4 और Q1 के अगर आप देखोगे
तो हम लोग ने एनालिसिस किया है और फंडामेंटल रिसर्च वगैरह करी है। तो ये था हमारा पूरा टारगेट और यहाँ पे स्टॉक टिप और स्टॉक एनालिसिस। अगर आपको ये पसंद आया हो, इतना डिटेल्ड इंसाइट नॉर्मली कोई यूट्यूब पे करता नहीं है, बट हम लोग ने आपके लिए किया है क्योंकि हम लोग मानते हैं फंडामेंटली सबसे बड़ी यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज़ है जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए ज़रूरी है। और ये वीडियो हम लोग ने हमें ट्विटर पर एक बंदे ने रिक्वेस्ट किया था, उसके लिए हम लोग ने स्पेशली बनाया क्योंकि हम लोग चाह रहे थे कि हम तीनों का साथ में बनाए, बट उन्होंने हमें रिक्वेस्ट किया कि यहाँ पे आप HDFC AMC का स्पेशल वीडियो बनाइए, तो हम लोग ने बनाया है। आप भी अगर चाहते हैं किसी कंपनी के बारे में जानना तो आप हमें कमेंट सेक्शन में बताइए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, तो हम आपके लिए भी वीडियो बनाएंगे। कोई पर्टिकुलर स्टॉक आप बताइए, हम लोग ज़रूर करेंगे। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो देखने के लिए।